सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सीरियन ने हाओचेन को मारने की कोशिश की थी, पर हाओयू ने उसे बचा लिया था क्योंकि ऑस्टिन ग्रिफिन की ब्लड लाइन से पैदा हुआ था, जिससे उन सभी की जान बच गई थी। पर लिंगशिन फर्नेस की वजह से वापस बच्चे बन गए थे। हाओचेन ने जियाजे को वो तीनों चीजें दिखाई थी जो उसे लिंगशिन ने दी थी। जियाजे ने उसे बताया था कि डीमन हंटिंग टोकन है जो हाईएस्ट मिलिट्री कमांड का सिंबल है, यानी पास के सभी सोल्जर्स तुम्हारे ऑर्डर पर काम करेंगे। इससे हाओचेन हैरान हो गया था। सब्सक्राइब करना बनता है। फिर अब हम देखते हैं कि हाओचेन कहता है कि डीमन हंटिंग टोकन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे आपको संभाल कर रखना चाहिए, और उसे युआन ली को देने लगता है, पर उसे एक्सेप्ट नहीं करता। जियाजे हाओचेन से कहते हैं कि तुम्हें टोकन लिंगशिन के द्वारा दिया गया था, इसीलिए उसके पास इस टोकन का तुम्हें देने का कोई स्पेशल रीजन होगा। और हाओचेन से सिर्फ जियाइन के द्वारा इकट्ठा की गई डीमन कैंप की जानकारी वाला पर्पल बॉक्स लेते हैं और उसे गाँव को देकर कहते हैं कि तुम इस खुफिया इंफॉर्मेशन को डिकोड करने की कोशिश करो, और अब से मैं डीमन हंटिंग पास का चार्ज संभालूंगा। और वो युआन ली और गाँव को कमांड सेंटर जाने को कहते हैं, तो दोनों वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। और अब वो हाओचेन को उस आखिरी कार्ड के बारे में बताते हैं कि यह हमारी फैमिली की सीक्रेट स्किल है, यह तुम्हें अपनी बॉडी में एक किसी भी स्किल को स्टोर करने में मदद करेगा, और उस स्किल में कोई क्लास रेस्ट्रिक्शन भी नहीं होगा, यानी तुम हाई लेवल की स्किल भी इससे सीख सकते हो। और उस स्किल को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें मन एनर्जी का भी यूज नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए एक बहुत ही सीक्रेट स्किल है। पर फिर भी लिंगशिन ने तुम्हें ये दिया, यानी वो तुमसे काफी संतुष्ट था। यान्यू को काफी गुस्सा आ रहा था और वो कहती है कि हमारी ये सीक्रेट स्किल को किसी बाहरी व्यक्ति को देना अनुचित होगा। तो शेनिन उन दोनों कार्ड को लेकर यान्यू की तरफ फेंक देती है और कहती है कि हमें आपकी फैमिली की कोई भी चीज नहीं चाहिए। यान्यू गुस्से में कहती है कि तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो, और उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को शांत कर लेती है और उसके पास आकर कहती है कि तुम पूरे दिन से हाओचेन के साथ हो, पर अब तुम्हारे पिता से मिलने का वक्त आ गया है, इसीलिए मेरे साथ चलो। शेनिन जाने से मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास उनके पास जाने का कोई रीजन नहीं है। यान्यू कहती है कि वो तुम्हारे पिता है और तुम्हारी रगों में उनका खून है, उन्होंने हाओचेन को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। शेनिन गुस्से में कहती है कि वो इसके लिए खुद ही दोषी है, वो अपने साथ हाओचेन को क्यों लेकर गए थे, वो जानते थे कि मिशन खतरनाक होगा, अगर वो मरना चाहते थे तो उन्हें अकेले ही मरना चाहिए था। ये सब सुनकर वो सभी हैरान होते हैं। हाओचेन सोचता है कि शेनिन के मन में अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत नफरत है। शेनिन अपनी माँ से कहती है कि अगर हाओचेन को कुछ हो जाता तो मैं आपको कभी माफ नहीं करती। यान्यू कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, वो तुम्हारे पिता है, उन्होंने डीमन हंटिंग पास के लिए अपना बलिदान दे दिया। शेनिन कहती है कि जब बचपन में आप दोनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया था, तब मुझे कई सारे पेनफुल टेस्ट का अकेले सामना करना पड़ा, उस वक्त ही मैं अपने डेट को खो चुकी थी। यान्यू गुस्से में शेनिन को थप्पड़ मार देती है, जिससे उसके मुंह से खून निकल आता है। हाओचेन शेनिन को संभालता है। यान्यू कहती है कि तुम हमारे बारे में इतना बुरा कैसे बोल सकती हो। शेनिन कहती है कि आपने मुझे बचपन में कहा था कि मानवता और अलायंस के लिए किसी न किसी को तो बलिदान देने पड़ते हैं, और आपने मुझे छोड़ दिया था, और अगर मैं बलिदान देने के लिए तैयार थी तो आपके पति इस पास के लिए क्यों नहीं मर सकते। यान्यू इससे इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि क्या तुम अब भी हमें ब्लेम करती हो। शेनिन गुस्से में कहती है कि आप दोनों की वजह से मैं बचपन से अकेली रही, और आपके लिए सिर्फ मैं एक औजार हूँ। जब भी मैं आप दोनों में से किसी को देखती हूँ तो मुझे वो बातें याद आती है जब मैंने सालों तक अंधेरे और उस टॉर्चर का सामना किया। मुझे वो दिन भी याद है जब आपने मुझे बिना किसी दुख के छोड़ दिया था, इसीलिए मैं मरने के बाद भी आपको माफ नहीं कर सकती। पर इस बाहर के लड़के ने मुझे उस नर्क से बाहर निकाला, और यही मेरी फैमिली है। शेनिन रोने लग जाती है और सभी काफी इमोशनल हो जाते हैं। हाओचेन के टीम मेंबर भी इससे काफी इमोशनल थे। हाओचेन अब शेनिन को बाहर लेकर जाता है ताकि उसे अच्छा फील करवा सके। यान्यू कहती है कि मैंने शुरुआत से ही अपनी बेटी को बहुत दुख दिया, और आज फिर से मैंने उसे चोट पहुंचाई, और वो खुद को मारने लगती है। पर जियाजी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि शेनिन और हाओचेन के बीच मत आना। यदि हाओचेन को कुछ भी हो गया तो शेनिन
कभी भी हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगी। यान्यू बहुत दुखी हुई रोने लग जाती है और कहती है कि मैं बस उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, मैं उसे प्यार करना चाहती थी। लिंगशिन बस ये देखना चाहते थे कि शेनिन ने अपने लिए किस तरह का इंसान चुना है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इससे इतना सब कुछ हो जाएगा। जियाजे कहते हैं कि अब वो शेनिन नहीं रही जिसे तुम जानती थी। उसने कई साल अंधेरे में रहकर गुजारे हैं और अनगिनत दर्द सहे हैं। अब उसे तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं है। यान्यू रोने लग जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी को कितने दुख दिए। जियाजे कहते हैं कि मुझे भी बहुत पछतावा होता है क्योंकि उस वक्त उसके लिए फाइनल डिसीजन मैंने ही लिया था। वही हम हाओचेन और शेनिन को देखते हैं जो साथ में एक फ्लाइंग बोट पर होते हैं। शेनिन हाओचेन से कहती है कि क्या तुम मेरी स्टोरी सुनना चाहते हो। वो हमें जवाब देता है। शेनिन उसे अपनी स्टोरी बताने लगती है कि बहुत साल पहले एक लड़की 93 इनेट मन एनर्जी के साथ पैदा हुई थी और वो असेसिन टेम्पल के पुनर्जन्म की संत थी। असेसिन टेम्पल का संत हजारों सालों पहले एक लड़का था जिसने अनगिनत जिंदगियों को बचाया था, पर अब सालों बाद में एक संत के रूप में पैदा हुई थी। इसीलिए असेसिन टेम्पल का हर एक इंसान खुश था। मैं भी उस वक्त बहुत खुश थी क्योंकि मेरी वजह से मैंने अपने पेरेंट्स के चेहरे पर खुशी देखी थी। पर अगले दिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक अंधेरी गुफा में फेंक दिया और मुझसे कहा गया कि मैं पुनर्जन्म की संत हूँ, इसलिए दर्द सहना मेरी नियति है। मैंने अपने मॉम डैड को आवाज लगाई पर वो कभी मेरे पास नहीं आए। वो लड़की संत नहीं बनना चाहती थी पर किसी ने उसकी मर्जी नहीं पूछी और उसे सालों तक दर्द सहना पड़ा। कुछ साल बाद जब उसकी आंख खुली तो पुनर्जन्म के फर्नेस के साथ मर्ज हो चुकी थी और उसकी इनेट मन एनर्जी 100 पर पहुंच गई थी, जिससे मेरे मॉम डैड बहुत खुश थे। पर वो छोटी लड़की कुछ भी सुन नहीं पा रही थी क्योंकि नंबर 1 रैंक की रेनकोर्नेशन फर्नेस की वजह से एक बहुत ही पावरफुल नेगेटिव इफेक्ट पड़ता था। उसका उपयोग करने वाले यूजर को अपने सिक्स सेंस को खोना पड़ता है, जिस वजह से वो लड़की अब हमेशा अकेली रहने लगी। उसे हर पल दर्द का एहसास होता था। उसने भले ही उस काली गुफा को छोड़ दिया था पर अब उसे अपनी फैमिली में भी ऐसा ही लग रहा था जैसे मानो नर्क में रह रही हो। फिर एक दिन वो लड़की असेसिन टेम्पल से भाग गई। ये वो दिन था जब उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, फिर भी उसने मुझे वुल्फ डीमन से बचाया। मुझसे वादा किया कि वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेगा और वो हाओचेन से कहती है कि वो छोटा लड़का तुम थे। हाओचेन इससे चौंक जाता है और उसे कहता है कि तुम वही हो जिससे मैं बचपन में मिला था। वो उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि जब हम पहले दिन मिले थे मैंने तुम्हें पहचान लिया था, पर तुम्हारी आंखें बचपन में ऐसी नहीं थी, इसीलिए मैं इस बात को कंफर्म नहीं कर पाया। हाओचेन देखता है कि उसे छूने से शेनिन की दी हुई रिंग ग्लो कर रही है जो शेनिन ने उसे बचपन में दी थी और उसमें भी यही लिखा था कि मुझे कभी मत भूलना। हाओचेन कहता है कि तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो शेनिन कहती है कि हम दोबारा मिल गए थे, मेरे टेस्ट काफी डिफिकल्ट थे, पर अगर मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होती तो मैं उस दर्द को कभी सहन नहीं कर पाती। मानवता के लिए लड़ना और डीमन को मारना मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हाओचेन कहता है कि तुम चाहे जहाँ भी रहो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। शेनिन कहती है कि रेनकोर्नेशन फर्नेस की वजह से मेरे सिक्स सेंस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। अभी मैं तुम्हारा चेहरा देख नहीं सकती। फ्यूचर में हो सकता है कि मैं तुम्हारी आवाज ना सुन पाऊँ। मैं इस फर्नेस की संसार की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये किसी भी पल उग्र हो जाती है। हर कोई मुझे राक्षसों को मारने वाले एक हथियार की तरह देखता है, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहकर बहुत खुश हूँ। हाओचेन कहता है कि तुम कोई वेपन नहीं हो, तुम मेरी शेनिन हो जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा पसंद है। अब वो दोनों बेस पर आकर सो जाते हैं। फिर अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। हाओचेन का बीस्ट काफी थक गया था इसीलिए आराम कर रहा था। हाओचेन देखता है कि 2 दिनों में डीमन हंटिंग पास पर कोई हमला नहीं हुआ है। लिंगशिन भी अभी तक होश में नहीं आए थे और हाओचेन के सभी टीम मेंबर अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वो खुश था। वहीं एक सैनिक लॉर्ड जियाजे के पास आकर उन्हें बताता है कि डीमन की फूड सप्लाई के रोड मैप को समझ लिया गया है और वो सभी को उस डीमन बेस के मैप को दिखाता है। इस पर चर्चा करने के लिए सभी डीमन हंट स्क्वाड टीम को भी वहाँ बुलाया जाता है। हाओचेन और बाकी सभी टीम अब हॉल में आ जाती है। गाँव सभी को बताते हैं कि हमारे अंदाजे के अनुसार डीमन की सबसे बड़ी फूड सप्लाई डीमन आज रात डीमन टावर में पहुंचने वाली है। अगर हम उस फूड सप्लाई को नष्ट कर दें तो डीमन आधे साल तक हम पर हमला नहीं कर पाएंगे। साथ ही वो इस साल का ऑटम सीजन वाला अटैक भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तुम सभी का अगला मिशन उस फूड सप्लाई को नष्ट करना है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर
कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।